नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत काम करती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। थोड़ा समझने की बस ज़रूरत होती है, बट इतना आसान भी नहीं है कि हम सिर्फ एक अपने चार्ट से इसको समझ जाएं। लेकिन बेसिक्स हम समझ सकते हैं। अगर डिटेल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमको डिविजनल चार्ट्स भी देखने पड़ते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी है, जो अपना चार्ट थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं, अगर उनको समझ लें वो, तो उनको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि उनके जन्म के समय जो जो ग्रहों की पोजीशन है, वो उनके शरीर के किन-किन अंगों को, किन पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को अफ़ेक्ट कर रही है। तो अगर आपको मालूम चलता है कि अफ़्लिक्शन वहाँ पे है और तो हम उन उन एरियाज़ को लेके केयरफुल हो सकते हैं। फिर अफ़्लिक्शन सिर्फ़ बॉडी पार्ट के अलावा प्लैनेट्स जो हैं, जो अफ़्लिक्ट कर रहे हैं, वो प्लैनेट्स कौन-सी बीमारी के कारक होते हैं। वो हाउसेस जो अफ़्लिक्ट हो रहे हैं, वो हाउसेस क्या बीमारी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। लेकिन एक बेसिक समझने के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप को छोटी-मोटी जो बीमारियाँ होती हैं तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो। अगर आपको ज़ुकाम होता है तो आप दवाई खा लेते हो, आपका पेट खराब होता है तो कोई दवाई खा लेते हो, आपका सर दर्द होता है दवाई खा लेते हो, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो। एसिडिटी होती तो आपको मालूम है दवाई खानी है। उसी तरह से अगर आपको थोड़ी-सी जानकारी होती है कि आपके चार्ट में ये एरियाज़ आपके एफ़्लिक्शन है, तो अगर कभी भी उन पार्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, तो आप उसके लिए केयरफुल हो सकते हो, पहले से ही अलर्ट हो सकते हो कि हाँ, ये एरिया हमारा एफ़्लिक्टेड है, तो यहाँ पे बीमारी अटैक कर सकती है या मुझे कुछ हो सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी साइंस है ये, इसको समझते हैं और बेसिक मैं आपको शुरू से समझाता हूँ कैसे काम करती है। देखिए, ये एक ह्यूमन बॉडी हमारी जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब आपको मालूम है कि हमारी 12 राशियाँ होती हैं और कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं। सो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उन 12 राशियों, 12 हाउसेस के हिसाब से डिवाइडेड है। राशि और हाउस का लगभग एक ही ऑलमोस्ट उसका रिजल्ट्स होते हैं। सो जैसा मैंने लिखा है कि पहली राशि जो होती है वो एरीज होती है, मेष राशि। तो वो हमारे हेड को रिप्रेजेंट करती है। तो पहला हाउस भी बोल सकते हैं आप, इसको पहली राशि भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहला हाउस, ये हाउस के नंबर्स लिखे हुए हैं, ये राशियाँ लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम कोई इस तरीके से नहीं जाएंगे कि हाउस कुछ अलग है या राशि अलग है। यहाँ पे हम समझते हैं कि पहला हाउस मेष राशि, एरीज, तो वो हमारे हेड को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर ये एरिया हमारा अफ्लिक्टेड होता है, सो हमारे सर में, ब्रेन में, बालों को रिप्रेजेंट करती है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा हाउस और दूसरी राशि जो होती है वो टाउरस होती है, वो फेस को रिप्रेजेंट करती है। मतलब यहाँ से नीचे का एरिया जो आपका आता है, ये फेस आता है। फेस में आपके आँख, नाक, कान, चिन, टंग, सब कुछ आ जाता है फेस के अंदर। तो सेकंड जो हाउस या सेकंड राशि जो होती है, वो हमारे फेस को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी जो होगी जेमिनी, मिथुन राशि, तीसरा हाउस जेमिनी साइन, वो हमारे नेक को, हमारे शोल्डर्स को, हमारे आर्म्स को और हमारे विंड पाइप्स वगैरह जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। ऐसे चौथा जो है कैंसर है, चौथा हाउस, और कर्क राशि, वो जो है हमारे ब्रेस्ट एरिया को, चेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करती है। पांचवा हाउस जो होता है और लियो राशि जो होती है, सिंह राशि, वो हमारा अपर एब्डोमेन जस्ट बिलो द चेस्ट एरिया। उसके बाद छठा जो हाउस होता है, जो वर्गो राशि होती है, छठी राशि हमारी, वो हमारे लोअर एब्डोमेन को रिप्रेजेंट करती है। सातवां जो है लिब्रा होती है। सातवां हाउस लिब्रा राशि जो होती है, वो हमारे जो रीजन बिलो नेवल होता है, नेवल के नीचे का जो रीजन होता है, वो रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर आपके यूट्रस, ओवरीज, ये सब आ जाता है उसके अंदर। ये पूरा एरिया जो होता है ना, वो कवर हो जाता है उसके अंदर। जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट। आठवां हाउस या आठवीं राशि स्कॉर्पियो जो होती है, वो आपके जेनिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। नवा हाउस और सजिटेरियस राशि जो धनु राशि है, वो हमारे थाईस को और हिप बोन्स को, थाई का एरिया और हिप बोन्स जो होती है ना, उनको रिप्रेजेंट करती है। 10वां जो होती है, 10वां हाउस या हम मकर राशि, कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, वो हमारे नीज को हमारे रिप्रेजेंट करती है। थाईस की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है सजिटेरियस का हो जाता है। नीज को रिप्रेजेंट करती है कैप्रिकॉर्न। 11वां हाउस और 11वीं राशि जो है एक्वेरियस होती है, वो हमारे लेग्स को, जो ये पूरा एरिया है ना, जो शैंक बोलते हैं इसको रिप्रेजेंट करती है। और जो 12वां हाउस और मीन राशि जो होती है, वो हमारे फीट को, जो हमारे पैर हैं, टोज हैं,
उनको रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से हमारे पूरी बॉडी को 12 पार्ट में बांटा गया है और इस हिसाब से डिवाइड किया गया है। अब क्या होता है कि ये हमने एक बेसिक बताया है कि हेड है तो हेड के अंदर इंटरनल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फेस है, फेस में बहुत कुछ आता है, नेक शोल्डर है, आर्म्स हैं, तो ये हम आउटर जो है एक्सटर्नल एरिया हम बता रहे हैं। जब हम डिटेल में इसके जाएंगे तो उसके अंदर हमको मालूम चलेगा कि अगर वो ग्रहों के हिसाब से होता है, नक्षत्रों के हिसाब से होता है कि आखिर अगर हेड में कोई प्रॉब्लम आने तो वो किस एरिया में आने वाली है, अगर चेस्ट में प्रॉब्लम आने वाली है तो कहाँ पे आने वाली है, आपके हार्ट में होने वाली है, आपके लंग्स में होने वाली है। तो ऐसे ही क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंटरनल इंटेस्टाइन्स है, लीवर है और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अपेंडिक्स है, तो वो हमको जब हम डिटेल में जाते हैं तो हमको मालूम चलता है कि भाई ये एरियाज जो है हमारे अफ्लिक्टेड हैं। अब ये वर्क कैसे करती है, इसको हॉरोस्कोप से कैसे समझें, तो उसके लिए मुझे चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा और चार्ट ड्रॉ करके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है उसको हमको देखना है कि आखिर जो बीमारियां हमको देती हैं तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो हमको बीमारियां दे सकते हैं और हमारे इन एरियाज को अफ्लिक्ट कर सकते हैं। तो मैं चार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले हमको समझने की जरूरत है कि हमें बीमारी जो है देने वाले प्लैनेट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से हाउसेज हैं जो बीमारी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे बीमारी देने वाले प्लैनेट्स मेनली जो होते हैं, जो बीमारी कारक होते हैं, मंगल और केतु। उसके अलावा शनि, राहु, तो मतलब ये हो गया शनि, राहु, केतु और मंगल। दूसरा सूर्य, सूर्य भी को भी जो है थोड़ा सा मैलिफिक हम मानते हैं। बट इन अलावा इन ग्रहों के अलावा अगर छठा, आठवां, 12वां इन राशियों के जो लॉर्ड होते हैं, इस राशि को, जैसे छठा राशि आपको मालूम है कि वर्गो है, तो मरकुरी हो गया इसका लॉर्ड। आठवां राशि जो होती है वो मंगल की हो गई, 12वीं जो हो गई वो गुरु की हो गई। मेनली छठा, आठवां, 12वां तो हॉस्पिटल का होता है, लेकिन हम ज्यादा बीमारी के लिए छठा, आठवें हाउस को देखते हैं। तो जो इन हाउसेस के लॉर्ड होते हैं, अब वो हाउसेस अगर कुंडली चेंज हो जाएगी तो जरूरी नहीं यहाँ पे वर्गो राशि हो, वो राशि कोई भी हो सकती है, हाउस यही रहेगा। ये हाउस की ऑर्डर बदलने वाला नहीं है। अगर आप लोगों को किसी को कुंडली के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने एक कुंडली कैसे देखेंगे एक सीरीज बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो छठा और आठवां जो घर होता है, इसके जो लॉर्ड होते हैं ये डिजीज गिवर होते हैं। और इसके अलावा जो ये लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं, और सुनिएगा, ये जो लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठे, मान लीजिए यहाँ पे वर्गो छठा हाउस जो है, वहाँ पे छठा हाउस, यहाँ इसी कुंडली लेते हैं, वर्गो है और ये बैठा हुआ है समझ लीजिए राहु के नक्षत्र में, या मान लीजिए रैंडम बोल देते हैं कि मान लीजिए चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो अगर ये छठे हाउस का लॉर्ड जो भी है, अगर वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो वो लॉर्ड प्लस चंद्रमा दोनों डिजीज गिवर हो जाएंगे, दोनों बीमारियों का कारक हो जाएंगे। ऐसे ही आठवें घर में, आठवें घर का लॉर्ड और जो उस नक्षत्र में बैठा हो वो भी डिजीज गिवर हो जाता है। और वो जरूरी नहीं है कि वो मैलिफिक प्लैनेट्स ही हो, वो बेनिफिक भी हो सकता है, वो गुरु वीनस भी हो सकता है, मर्करी भी हो सकता है, जुपिटर भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है जो आपको तकलीफ नहीं दे सकता है। मैलिफिक तो है ही, ये जहाँ, ये अगर इसके मालिक ना भी होंगे, ये जहाँ बैठे होंगे उस एरियाज में आपको तकलीफ को कहीं ना कहीं देंगे। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक लाइव चार्ट का मतलब एक मैं अपना ही चार्ट अभी बताऊंगा आपको और समझाऊंगा कि कैसे देखते हैं मेरे चार्ट में क्या क्या एरिया एफ्लिक्ट है और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं लाइफ के अंदर। तो आप समझ लीजिए प्लैनेट्स का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पूरा योगदान रहता है, नक्षत्रों का रहता है, राशि रहता है, या हाउसेज रहते हैं। एक दूसरा चार्ट बना लेता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हम कैसे, हमको चेक करना है कि हमारा कौन सा एरिया एफ्लिक्टेड है। तो एक कर्क राशि जो मेरी कर्क लगन है, मैं उसका चार्ट बना लेता हूँ। देखिए, कर्क लगन की कुंडली है और अब इसमें छठे घर का मालिक कौन हो गया? जुपिटर हो गया, तो यानी कि डिजीज गिवर जुपिटर है। आठवें घर का मालिक कौन हो गया? सैटर्न हो गया। सैटर्न जो है वो भी जो है डिजीज गिवर हो गया। सैटर्न तो वैसे भी होता है, लेकिन सैटर्न यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो डिजीज देने वाला है, क्रॉनिक डिजीज। अब गुरु जिस नक्षत्र में बैठा होगा वो नक्षत्र भी जो है डिजीज गिवर होगा। शनि जिस नक्षत्र में बैठा होगा वो नक्षत्र भी डिजीज गिवर होगा। अब मान लीजिए ये गुरु जो है
जैसे अब मैं अपने चार्ट की बात करूं, मेरा गुरु जो है यहां बैठा हुआ है, ठीक है। सो हम पहले छठे आठवें घर की बात करते हैं, फिर बाकी प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो जब ये यहाँ पे बैठा हुआ है, छठे घर का मालिक कहाँ, 12वें घर में बैठ गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको ये देखना है कि 12वां घर जो मैंने आपको बताया कि 12th हाउस या 12th साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो दिखाता है फीट, कि हमें फीट में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब हमको दोनों तरीके से देखना है कि अगर हमारा अफ्लिक्शन में ये 12वां हाउस है, तो क्या 12वां साइन भी अफ्लिक्शन में है, एक चीज। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हाउस भी अफ्लिक्शन में है और वही साइन भी अफ्लिक्शन में है, मतलब 12 या मान लीजिए थर्ड साइन अफ्लिक्शन में है, अभी यहाँ पे हम साइन की बात करते हैं कि हमारा थर्ड साइन जो है अफ्लिक्शन में आ गया, तो अब हमको देखना है कि थर्ड हाउस ये है, क्या ये भी अफ्लिक्शन में है। जब हाउस और साइन दोनों एक साथ अफ्लिक्शन में आ जाते हैं, किससे, या तो शनि राहु केतु मंगल सूर्य से, या छठे आठवें घर के लॉर्ड से या उनके नक्षत्र से, तो वो एरिया आपका वल्नरेबल हो जाता है। और उसके ऊपर ज्यादा अफ्लिक्शन आ जाते हैं तो और ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। तो आपको ये समझ में आता है कि आपका जन्म हुआ है तो आपके ये एरियाज में आपको बहुत कंसर्न रहनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं अपना चार्ट पूरा ड्रॉ कर लेता हूं। तो कर्क लग्न की हमारी कुंडली है, जिसमें सूर्य बुध शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं, केतु 4th हाउस में है, शनि जो है वो 9वें घर में है, राहु 10वें घर में है, 11वें घर में चंद्रमा है, और जुपिटर और मार्स जो है वो 12th हाउस में है। अब इस चार्ट में जो जुपिटर है वो जुपिटर के ही नक्षत्र में है, तो जुपिटर जो है स्ट्रॉन्ग जो है वो आपको डिजीज गिवर हो गया है, क्योंकि गुरु छठे घर का मालिक भी है और नक्षत्र भी जुपिटर के नक्षत्र में है। सैटर्न भी जो है ना, सैटर्न रेट्रो है मेरा, सैटर्न भी हो, सैटर्न के ही नक्षत्र में है, तो ये सैटर्न भी बहुत स्ट्रांगली डिजीज गिवर हो गया। सैटर्न तो वैसे ही डिजीज का कारक होता है। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इसको हम देखते हैं। किसी का भी चार्ट हो आप उस हिसाब से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अभी छठे घर का मालिक जो है मेरा वो जाकर के बैठ गया है 12th हाउस में। कहाँ बैठ गया है, वो तीसरे साइन में बैठ गया है, तो तीसरा साइन इफ्लिक्टेड हो गया। वहां पे ऑलरेडी मार्स बैठा हुआ है, जो मार्स बीमारी का कारक होता है, मतलब ये तो है, मार्स भी वहां बैठा हुआ है, तो तीसरा साइन मेरा अफ्लिक्टेड हो गया। तब हमको देखना है कि क्या तीसरा हाउस भी मेरा अफ्लिक्टेड है। तो आप देखिए कि मंगल की यहाँ पे चौथी दृष्टि आ रही है, 1 2 3 4, तो ये एरिया जो है मंगल की दृष्टि आ गई, तो ये एरिया जो है ये तीसरा हाउस भी अफ्लिक्टेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे मंगल की दृष्टि है, मंगल डिजीज का कारक है। दूसरा, शनि यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी 7वीं दृष्टि जो है इस हाउस पे पड़ रही है, तो ये तीसरा हाउस शनि से भी अफ्लिक्टेड हो गया। सो आप देखिए छठे घर का मालिक जुपिटर वहां बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है, तो ये तीसरा साइन और तीसरा हाउस हमारा पूरी तरह अफ्लिक्शन में है। अब इसका रिजल्ट क्या है, तीसरा हाउस जो होता है वो आपके, मैंने बताया, नेक, शोल्डर और विंड पाइप, आर्म्स को दिखाता है। सो मेरे केस में मेरे शोल्डर में हमेशा फ्रोजन शोल्डर रहता है, मतलब पिछले 4 साल से तो तकलीफ है ही, वो जाती नहीं है। और दूसरा, मेरा बचपन में ये हाथ टूट चुका है। और विंड पाइप की बात करते हैं तो मेरे फूड पाइप के अंदर एक एयरगन का शॉट जो है वो, मैं जब 10-11 साल का था तो वो घुस गया था, मैंने उसको सॉल्व कर लिया था, वो लॉज्ड है और वो धीरे धीरे पहुंच करके अभी मेरे चेस्ट एरिया में पहुंच गया है, जो कि जो चौथे साइन को रिप्रेजेंट करता है। सो अब यहाँ समझने में हर प्लेनेट जो है ना कुछ न कुछ बताता है। जहाँ पे केतु बैठा होता है, केतु जो है वो सीजर है, कट है, और या फॉरेन ऑब्जेक्ट की बात, राहु केतु जो फॉरेन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और कट, जहाँ केतु बैठा होगा उस जगह पे आपकी बॉडी में कोई ना कोई वो कट जरूर लगाएगा। कट नहीं लगाएगा तो बॉडी में कहीं ना कहीं वो फॉरेन ऑब्जेक्ट, जैसे लोगों के किडनी स्टोन हो जाता है या अपेंडिक्स हो जाता है, ऐसी कोई चीज़ बढ़ जाती है। सो मैंने ये इसलिए बता रहा हूँ कि तीसरे हाउस से मैंने सॉल्व किया था वो अभी मेरे यहाँ पे है, 4th साइन में हाउस में पहुंच चुका है। ये मेरा 4th हाउस है, और तो 4th हाउस में केतु बैठा हुआ है, तो वो जो लंग्स के अंदर मेरा अभी भी एयरगन शॉट अंदर लॉज्ड हो चुका है, और बहुत मैंने ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हुआ। मैं उसको कैरी करके चल रहा हूँ, आज इतने साल हो गए हैं, मतलब मैं 10 साल का था तब से वो
10-11 साल का था तब वो अंदर चला गया था, तकलीफ हुई, लेकिन मैं उसके साथ जी रहा हूँ। मैं जी रहा हूँ, मुझे तकलीफ नहीं आ रही, उसका भी मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। तो मेरा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चौथा घर ये अफ्लिक्शन में है, और फिर चौथा साइन भी अफ्लिक्शन में, वहाँ सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य भी जो है वो आपको अफ्लिक्शन देता है। अब जो है हमें ये देखना है कि हमारा जो ये चौथा साइन है उसका जो लॉर्ड है, मेरा लग्न लॉर्ड है और चौथा साइन का लॉर्ड है, वो भी शनि से अफ्लिक्टेड में है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है चंद्रमा के ऊपर आ रही है, तो वहां पे भी अफ्लिक्शन है। सिर्फ हाउस साइन नहीं है, उसके साइन लॉर्ड भी अफ्लिक्शन में आते हैं, तब भी उसका रिजल्ट वही होता है कि भाई ये हाउस, क्योंकि इस घर का मालिक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा पे अटैक होगा, इसका मतलब घर पे भी अटैक हो रहा है, ऑलरेडी अफ्लिक्टेड है। सो एक ये हो गया। दूसरा आप देखिए कि 10वें घर में, अगर इसको 10वां घर नहीं मानते, इसको मानते हैं पहले साइन में। पहले साइन में राहु बैठा हुआ है, और पहला हाउस कौन सा है? पहला हाउस ये है। पहले हाउस में सन बैठा हुआ है। अब पहला हाउस भी मेरा अफ्लिक्टेड हो गया। पहला हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? जो मैंने बताया, हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए मेरे सर पे बाल नहीं है। वैसे सन जब लग्न में बैठता है तो सन इतना ब्राइट होता है तो आपके बाल कम कर देता है, लेकिन यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो दोनों तरीके से ये अफ्लिक्शन में आ गया, पहला हाउस और पहला साइन, तो वो कंफर्म हो गया बाल नहीं है। अब बहुत लोगों का अफ्लिक्शन होता है, जरूरी नहीं है कि उनको ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हो या कुछ हो। मेरा एक क्लाइंट था, मैंने उनसे बोला कि आपको कुछ ऐसी पोर्शन थी, कुछ फर्स्ट हाउस और फर्स्ट साइन अफ्लिक्टेड था, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। काफ़ी पूछने फिर उन्होंने बताया कि नहीं, मेरे बहुत कम उम्र से, मैं 12-13 साल की थी, लड़की थी, कि मेरे बाल ग्रे होने लगे थे फॉर नो रीज़न, क्योंकि परिवार में किसी का ऐसा नहीं था। सो अफ्लिक्शन किसी भी तरह की हो सकता है। तो मैंने कहा हाँ, बाल ग्रे होने लगे तो मतलब कुछ बालों में प्रॉब्लम थी, यानी सर में प्रॉब्लम आ गई, तो वो ऐसे इश्यूज देता है। दूसरा, चूंकि ये मेरा अफ्लिक्टेड है, तो मेरे सर पे बचपन में बहुत बड़ी चोट लगी थी, इसका कट है आज भी मेरे सर पे पीछे की तरफ, इतना बड़ा जो है एक कट है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे देखना है, कैसे रिलेट करना है हाउस साइन और किस प्लैनेट का क्या अफ्लिक्शन होता है। सो अभी जो है मुझे केतु जो है वो मेरे मामले में, जैसे मैंने बताया कि थर्ड साइन, अच्छा थर्ड साइन जो होता है ना, चूंकि हमने बताया विंड पाइप लंग से कनेक्टेड होता है। सो चूंकि एरी साइन है तो मुझे कोल्ड कफ की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज वो भी थर्ड साइन के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। छठे घर का लॉर्ड जुपिटर है और मंगल भी वहां बैठा हुआ, यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है। देखिए जुपिटर यहाँ देख रहा है, तो ये कौन सा हो गया? ये 9th साइन हो गया। तो 9th साइन अफ्लिक्टेड हो गया मेरा, क्योंकि वहां पे जुपिटर की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, और 9th हाउस में मेरा शनि बैठा हुआ है जो डिजीज का कारक है। सो मेरा 9th हाउस और 9th साइन दोनों अफ्लिक्टेड में आ गए। मेरे थाइज में एक तो बचपन में मैं एक बार गिर गया था, जो मैंने बताया थाइज और हिप एरियाज को, हिप बोन्स और उसको रिप्रेजेंट करता है। सो मेरा बैक पोर्शन, मैं जलते तवे के ऊपर गिर गया था, मतलब रोटी बना के तवा रखा गया था, मैं खेलते हुए गया और गिर गया था, जब इज वेरी स्मॉल, तो मेरा ये पूरा हिस्सा जल गया था। सो वहां पे मुझे ऑलरेडी एक चोट आई। दूसरी चीज क्या है कि मेरी ये जो बोन है, हिप बोन साइड की थाइस की होती है, वो एक्सपैंड हो गई है, बढ़ गई है। सो आई कैन नॉट स्प्रेड माई लेग फुल्ली, आई कैन वॉक, बट इट इज देयर फॉर नो रीजन। अभी मुझे कुछ साल पहले मालूम चला कि वो बढ़ गई है, उसका कोई इलाज भी नहीं है। सो बिकॉज दिस एरिया वॉज एक्सपेक्टेड, और सो एक वजह ये है कि हमारा ये एरिया भी अफेक्टेड है, 9th हाउस 9th साइन भी। तो ऐसे आप देखिए, आप लोग भी अगर अपनी कुंडली में अगर समझना चाहते हैं, आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप जब मिलाएंगे तो ऐसा कोई भी एरिया आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको छोटी सी चोट लगी हो या कुछ तो हुआ होगा। अगर राहु केतु जहाँ बैठे हैं, शनि बैठे हैं, अगर कुछ नहीं हुआ है तो होने की संभावना भी है, तो आप केयरफुल रह सकते हो कि नहीं, उस एरिया में मुझे ध्यान रखना है कि मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा जो है एक फिशर का ऑपरेशन भी हो चुका है आज से सालों पहले, यंग एज पे ही था मैं, आई थिंक मैं 23-24 साल का था, उस वक्त मुझे फिशर की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरी सर्जरी एक हुई थी फिशर की। माइनर सर्जरी होती है, बट सर्जरी हुई थी। उसका रीजन ये है कि केतु सर्जरी का प्लैनेट होता है, और केतु जो है ये पाइल फिशर जैसे रोग देता है। 5वां घर जो मैंने बताया, ये जो हाउस है 8वां साइन, ये रिप्रेजेंट करता है आपके प्राइवेट ऑर्गन्स को, जेनिटल्स को, और इसका लॉर्ड जो है मंगल है, जो वहां बैठा हुआ है, और केतु की दृष्टि जो है मंगल के ऊपर है। सो मंगल ऑलरेडी डिजीज गिवर है, क्योंकि वो खुद अपने आप में मैलिफिक है, डिजीज गिवर है, प्लस वो डिजीज गिवर जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, और केतु की वहां दृष्टि है। सो वो भी प्रॉब्लम मुझे मिली।
दूसरी चीज़ एक ही और समझने की जरूरत है कि मान लीजिए ये चीज़ें हैं, तो जब इन प्लैनेट्स की दशाएं आती हैं तब आपको अगर प्रॉब्लम नहीं हुई है तो उस वक्त चांसेस होते हैं कि वो आपको रिजल्ट्स मिले हैं। और कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, अब जैसे मेरा ये, हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया कि चौथा हाउस जो है, अभी इसको फोर्थ हाउस लेते हैं, फोर्थ हाउस चेस्ट एरिया हो गया, तो यहाँ पे केतु है, अफ्लिक्टेड है। गुरु की भी दृष्टि यहाँ पे आ रही है चौथे घर पे, और चौथा साइन में सन ऑलरेडी बैठा हुआ है। और चौथा हाउस जो होता है चेस्ट एरिया रिप्रेजेंट करता है। मार्स जो है वो ब्लड का कारक होता है, जुपिटर वहाँ मार्स के साथ बैठ गया है। जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन कारक है, चीज़ों को बढ़ा देता है, और जुपिटर की दृष्टि यहाँ पे इस घर पे आ रही है, केतु के ऊपर आ रही है जहाँ पे फोर्थ हाउस है। तो मुझे बीपी का प्रॉब्लम, हाई बीपी का, क्योंकि जुपिटर बढ़ा देता है चीज़ों। जुपिटर जो है ऑक्सीजन भी होता है, केतु की भी दृष्टि जुपिटर पे आ रही है, नवीं दृष्टि जुपिटर किस पे आ रही है, केतु की जुपिटर पे जा रही है, तो एक्सपेंड करता है। तो मुझे हमेशा जो है हार्ट को लेके केयरफुल होने की जरूरत है। लेकिन चूंकि ऑलरेडी केतु ने अपना काम कर दिया है, उसने मुझे सर्जरी भी करा दी है, और उसने एक जो लंग्स के अंदर जो एयर शॉर्ट है जो है वो अंदर पड़ा हुआ है, लॉस्ट है, तो केतु ने अपना काम कर दिया है। प्लस जुपिटर जो है बीमारी कारक तो है ही, लेकिन जुपिटर एक बेनिफिट प्लेनेट है। जुपिटर जो है आपको ब्लेस भी कर रहा है। तो जुपिटर जो मेरे चौथे घर पे देख रहा है, तो आज वो लंग्स वहाँ में पड़ा हुआ है, लेकिन तब भी मैं चल रहा हूँ पिछले 40 साल से, मुझे कोई जो है तकलीफ नहीं है। हाँ, बट ऑलवेज केयरफुल हूँ कि भाई चूँकि वो अभी वो तो दिखता भी नहीं है एक्सरे में, लेड होता है, वो गलता नहीं है। और तो ये है कि मैं कभी एमआरआई नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि एमआरआई में मैग्नेटिक फोर्स होता है पूरा। तो मैंने अपने परिवार में सब लोगों को बता दिया है कि भाई ध्यान रखना, कभी भी इवन इन माई ओल्ड एज गलती से मुझे एमआरआई में मत लेके जाना, क्योंकि उन लोगों को तो मालूम नहीं चलेगा कि मेरे बॉडी के अंदर एक एयर गन चल रहा है, तो पता लगा कि मैं जाऊँगा एमआरआई में एंड आई विल बी फिनिश। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को बार बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताता हूँ, और मैं आप लोग से चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या होगा कि मैं अगली वीडियो में फिर आपको मैं कौन सा प्लेनेट कौन सी बीमारी देता है थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। फिर राशियाँ, हाउसेस और राशियाँ लगभग एक होती हैं, एक्सटर्नल इंटरनल का उसमें फैक्टर्स होते हैं, वो बताऊंगा कि अगर ये एरिया अफेक्टेड है तो कौन कौन से आपके बॉडी पार्ट्स इंटरनल जो आते हैं जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर नक्षत्र, क्योंकि देखिए हर नक्षत्र में 27 नक्षत्र भी ऐसे फैले होते हैं, तो हर हाउस के अंदर 3 नक्षत्रों का गुजरना होता है। कुछ नक्षत्र जो ऐसे होते हैं जो 2 राशियों को कवर करते हैं, तो नक्षत्रों का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि नक्षत्र भी बताते हैं एग्जैक्टली, जैसे ये एक वेग सा हो गया कि भाई आपका छठा हाउस, छठा पार्ट जो है यहाँ पे आता है। बट अगर नक्षत्र कौन सा है उस डिग्री पे जहां पे वो प्लैनेट बैठा हुआ है जो आपको तकलीफ दे रहा है, या दूसरे की दृष्टि आ रही है वो किस डिग्री पे आ रही है, सो आप उसको थोड़ा सा और जीरो डाउन कर सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे लगता है कि जो लोग यूट्यूब की वीडियो आके देखते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो उनको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की जानकारी होती है। और मुझे बहुत कुछ लोगों ने बोला भी था कि सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बताइए। उम्मीद है आप समझ में आया होगा, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। और अगर कॉम्प्लिकेट लगता है तो मैं कोशिश करूंगा कि फिर एक नई वीडियो बनाकर और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मुझे आपके सजेशंस मिलना जरूरी है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बेसिक है, अगर आप मेरी वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए नमस्कार।